आप देख रहे हैं DTV भारत, आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। सुनिए सरकार, आज DTV भारत आपको एक ऐसे मरीज के परिजन का बयान सुनाएगा, एक ऐसी तस्वीर दिखाएगा जिससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिससे हमारे दर्शकों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज DTV भारत आपको ऐसी सच्चाई दिखाएगा, प्रदेश के अस्पतालों की ऐसी सच्चाई, आपके प्रदेश में मरीज के परिजनों के साथ क्या कुछ होता है, जरा आप भी सुनिए, जरा आप भी देखिए। सर, हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर, होली मनाने के लिए पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज। हमने कोरोना का 2-2, 3-3 बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में, सर भागलपुर में थे हम लोग, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से। उन्होंने बोला कि CT चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और CT चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया। 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। तो सुना आपने, ये वो पीड़िता है जिसके पति की मौत हो गई। ये मौत लापरवाही की वजह से हुई या फिर प्रशासन, सरकार की लापरवाही और सरकार के अस्पतालों की बदहाली की वजह से हुई, ये आप भी जान जाएंगे। इस पीड़िता के दर्द को सुनिए जिसने अपने पति को खोया है। बता दें आपको कि यह दंपति दिल्ली के नोएडा निवासी है, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं। जब कोरोना से पति पीड़ित हुआ तो उसके बाद नोएडा में अस्पताल ना मिलने की वजह से, दिल्ली में अस्पताल ना मिलने की वजह से ये भागलपुर आए। इन्होंने सोचा कि बिहार के अस्पताल में इनका इलाज चलेगा। अस्पताल में भर्ती भी हो गए, भागलपुर के एक अस्पताल में इनका इलाज भी शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ कर रख दिया। आज हम आपको दिखाएंगे, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी, आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। सरकार, जरा आप भी सुनिए और हमारे दर्शक जरा आप भी देखिए कि आखिर प्रदेश के अस्पताल में ये क्या हो रहा है। क्या वाकई सिर्फ कोरोना की वजह से ही जाने जा रही हैं, या डॉक्टरों की लापरवाही भी हंसते खेलते लोगों के घरों को उजाड़ दे रही है? जरा आप भी देखिए, जरा आप भी सुनिए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे 2 पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का। और हमारे साथ फोन लाइन पे वो पीड़िता हैं जिनकी आवाज जिनको हमने आपको सुनाया, और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और सरकार के सामने उनके दर्द को रखेंगे। रुचि जी, बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में, और हम चाहेंगे कि आप अपने दर्द को एक बार फिर से साझा करें। आप पूरी बात बताइए कि आखिर क्या हुआ था। रुचि जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है रुचि जी? तो लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो आवाज आपको सुना रहे हैं। हालांकि अभी बातचीत करना, अभी उनकी दर्द को समझ पाना बहुत मुश्किल है, DTV भारत भी जानता है। और हम बस ये चाहते हैं कि सरकार उनकी दर्द को सुने, मरीज के परिजन के साथ जो होता है उसको सुनिए। मैंने सोचा क्या हो रहा है, मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था, मेरा दुपट्टा ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना,
मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धाम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2। और आपने इस पीड़िता के दर्द को सुना, लेकिन अब हम अपने सहयोगी, अपने संवाददाता सनी का रुख करेंगे, जो इस खबर को पूरी तरह से देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव पे जुड़े हुए हैं। सनी, आपने इस पूरे खबर की समीक्षा की है, जानकारी ली है, आखिर पूरा मामला क्या है? जी शर्मिला, मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति है, ऐसे में आज मैं खबर सुनाने के साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी या निजी अस्पताल में जाने से उनके परिजन की जान बच जाएगी, तो वो लोग इस गलत फहमी में ना रहे। क्योंकि बात सरकारी की हो या फिर प्राइवेट की, हर जगह जो दलाल बैठे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जान लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। और इस कोविड काल में जो धंधा खोल रखा है उन्होंने, ऐसे में साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि वो लोग गलत फहमी में ना रहे। आपका पूरा मामला मैं बता दूं कि जो पूरा मामला है एक दंपति का, एक परिवार का है, जो कि नोएडा में रहते थे और होली के दौरान वो यहाँ बिहार वापस आए थे और इसी दौरान वो कोविड पॉजिटिव हुए थे। बता दें कि जो कोविड पॉजिटिव हुए थे उनका नाम बताया जा रहा है रोशन चंद्र दास, जो कि नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और इसी दिन जब वो पॉजिटिव होते हैं और उन्हें भागलपुर के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जो कि निजी अस्पताल था, जहां उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अगर कहानी मेरी सुनिए। मेरी बहन 5 बार 6 बार गई है बुलाने डॉक्टर को मायागंज में, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यार रात में भी सोने नहीं दोगे। आपको रोकना चाहेंगे सनी, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ अभी रुचि जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार को भी उनका दर्द हम दिखाएं कि आखिर क्या हो रहा है आपके प्रदेश में, आखिर क्यों मरीजों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है, आखिर आपकी लापरवाही की वजह से आखिर एक मरीज की क्यों जान जा रही है। रुचि जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे और जिस तरह से जो कुछ भी आपके साथ हुआ, फिलहाल हम आपके दर्द को समझ रहे हैं, अब महसूस भी कर सकते हैं आपके साथ जो कुछ भी हुआ। हम चाहेंगे कि एक बार आप DTV भारत के सामने अपना दर्द रखिए। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आप लोग ये नहीं सोचना बिल्कुल भी कि कोई प्रेशर है मेरे पे या कुछ भी है, क्योंकि मैंने ऐसी चीज खोई है कि अब कोई प्रेशर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राइट, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे ना सरकार से परेशानी है ना हॉस्पिटल से परेशानी है। अगर कोई सरकार है वो हॉस्पिटल बनाएगा, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल का ओनर है वो हॉस्पिटल के को स्टाफ देगा, डॉक्टर देगा। करंटली यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ की है, ना कि हॉस्पिटल और सरकार की। पहले ये बात क्लियर मैं कर देना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैम, 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को फीवर आया। मैं तभी भागलपुर के पास एक जगह है कहलगांव करके, वहाँ पे थी। 10th को मैंने RT-PCR के लिए दिया। वो 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट आया, जो कि RT-PCR 24 घंटे या 48 घंटे में शायद आता है। हम लोग वेट करते करते मेरे हस्बैंड की हालत उस बीच में खराब हो गई। हमने रैपिड एंटीजन करवाया, उसमें बार बार नेगेटिव आ रहा था। हमने सोचा कि कोरोना नहीं है। फिर मैंने दिल्ली के एक डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। मैं नोएडा में एक्चुअली रहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि CT टेस्ट करवाओ। जब हमने CT टेस्ट करवाया तो उसमें लंग्स में इंफेक्शन आया। बहुत ज्यादा नहीं था, मॉडरेट था। डॉक्टर ने बोला ये ठीक हो जाएगा। हम लोग लोकल हॉस्पिटल भागलपुर में एडमिट हुए। मेरी मदर की भी तबीयत नहीं सही थी, दोनों एक ही वार्ड में ICU में एडमिट हुए। वहाँ की व्यवस्था इतनी खराब थी। बस एक डॉक्टर, मैं डॉक्टर का नाम मेंशन करना चाहूंगी, डॉक्टर सुमित चौहान, वो देवता है। वो वहाँ आकर जब वो आते थे तो इतना अच्छा एक माहौल बन जाता था और उनके निकलते ही लगता था कि मातम सा छा गया है उस हॉस्पिटल में। एक नर्स नहीं, एक कंपाउंडर नहीं मैम वहाँ पे मदद करने को तैयार होता था। एक नर्स नहीं, एक कंपाउंडर नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम कोरोना इतना फैल चुका है, आप सबने सुना होगा कि बहुत महंगा आता है, बहुत मुश्किल से अरेंज होता है। मेरी मदर भी हॉस्पिटलाइज थी, मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटलाइज थे। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से रेमडेसिविर इंजेक्शन 12 अरेंज किया, बहुत महंगा
महंगा मिला हमें। जी उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को एक रात देने में एक सिस्टर ने हाथ से ज्यादा गिरा दिया नीचे। मैंने बोला सिस्टर आपने हाथ से ज्यादा गिरा दिया, ये तो दवाई का असर भी नहीं होगा मेरे हस्बैंड पे, प्लस इतनी महंगी ये इंजेक्शन थी। तो वहाँ पे एक डॉक्टर खड़े थे या कौन कंपाउंडर थे मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बोला कि 10,000 का था ना, 50,000 का भी होता ना तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, निकलो यहाँ से। मैं चुपचाप वहां से निकल गई मैम, चुपचाप निकल गई। मेरा खून खौला, लेकिन मुझे डर लगा कि एक बेड पे मेरे हस्बैंड है, एक बेड पे मेरी मदर है। उसके बाद रात को हम लोगों को इतनी घबराहट होने लगी, अंदर रुकने नहीं देते थे। और वो ऑब्वियस है, कोविड हो जाए अंदर नहीं रुकने देंगे, राइट। लेकिन आप अंदर तब नहीं रुकने को तैयार होगे जब आप समझोगे कि अंदर का बंदा आपके हस्बैंड और आपकी मम्मी का ख्याल रख रहा है ना। जब आप देखोगे कि ये लोग रिस्क पे है, ये लोग रिस्क पे है। एक दिन ब्लड वाला वेसल उन्होंने लगाया हाथ पे मेरी मदर का, उन्होंने खुला ही छोड़ दिया, पूरा बेड ब्लड से भीग गया मैम, पूरा बेड ब्लड से भीग गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल थे, बिल्कुल ठीक ठाक, उनका मास्क नींद में, मम्मी चिल्लाने लगी भैया मास्क लगाओ, भैया मास्क लगाओ। वो अंकल की नींद खुली, वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मास्क लगा दो, मास्क लगा दो। मेरी मम्मी चिल्ला रही है, कोई उससे नहीं आया मैम। और वो अंकल 15 मिनट के अंदर दम तोड़ दिए मैम, 15 मिनट के अंदर दम तोड़ दिए वो अंकल। उसके बाद अगले रात को मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे बहुत दर्द लग रहा है, तो पता नहीं क्यों। तो एक वहाँ पे ज्योति कुमार करके मेल है, मेल फीमेल नहीं है, ज्योति कुमार करके कंपाउंडर है। मैंने उसको बोला, वो अंदर था, मैंने हाथ जोड़ के बोला भैया मुझे यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे हैं, ऐसे मैं बाहर ही रहती हूँ, नीचे देखिए पिता के बैठी रहती हूँ, मुझे रुकने नहीं दे रहे हैं, आप प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला, उन्होंने बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। मैं बहुत खुश हो गई। तो 10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड को रेमडेसिविर चल रहा था, फिर अचानक से मैम मेरे गले में लगा कि जैसे कुछ फंस रहा है। जब मैं और मेरे हस्बैंड का चेहरा, वो बोल नहीं पा रहे थे बहुत अच्छे से, मतलब शब्द थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे और इशारे से। और मेरे हस्बैंड को कोई भी टेंशन होता था ना तो पूरा चारों तरफ उनको पसीना सर पे चल जाता था, फोरहेड पे। मैंने बोला क्या हुआ, और मेरे अचानक से मेरे गले में कुछ फंसने लगा। मैं पीछे मुड़ी तो वही ज्योति कुमार मेरा दुपट्टा खींच रहा था और मेरे कमर पे हाथ रखा हुआ था मैम। तो आपके पति उस वार्ड में थे और वहीं पे वो जो नर्स था उसने आपके साथ बदसलूकी करने की, आपके साथ उस वो जो कंपाउंडर था उसने आपके साथ छेड़खानी की कोशिश की। छेड़खाने की कोशिश की, फिर मेरी मदद पीछे से चिल्लाई, बेटा इधर आओ जल्दी से। मैं दौड़ के गई, लेकिन मैम सच बताओ करेज तो बहुत है मैम। आप लोगों ने देखा होगा, परसों अपने हस्बैंड को खोया है, आज मैं मीडिया के सामने हूँ, लेकिन उस समय मैं अपने बाबू को बचाना चाहती थी ना। मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर आके मैं दम से बैठ गई। वो आदमी फिर आया मेरे पास, मेरे को बोला मैं देखूंगा मैम आपके आदमी को। मैंने बोला ठीक है भैया आप देखना। मैं वहां से उठ के चली आई। अगले दिन मैम जब मैं गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरा डायपर चेंज करने उसको मत बोलना, इशारे से। आप समझ रहे हो इसका मतलब, इसका इंडिकेशन क्या था? इसका इंडिकेशन कि कोई मेल कह रहा है कि आप डायपर चेंज करने मत बोलना उस आदमी को। इस बात का मतलब समझना आप, है ना, इस बात का मतलब आप समझना। उसके बाद 3 दिन 4 दिन तक वहां पे हम लोग रहे। मिन्नत करते रहते थे नर्स से, मिन्नत करते रहते थे सारे जितने भी लोग थे कि प्लीज ध्यान रखो, प्लीज ध्यान रखो। 12 बजते ही सब बिल्कुल रुचि जी आपको रोकना चाहेंगे, आप सुन रहे होंगे अभी तो आप हमारी बात को सुनिए। सरकार आप सुन रहे होंगे तो जरा सुनिए इस महिला की दर्द को, क्या कुछ हुआ उसके साथ अस्पताल में, किस तरह से डॉक्टरों ने, कंपाउंडर ने बदसलूकी की, किस तरह से मरीजों के साथ व्यवहार किया गया। क्या ये आपके शासनकाल में हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपके शासनकाल में? क्या यही है आपका सुशासन? जरा सुनिए मुख्यमंत्री जी आखिर क्या हो रहा है। और हमारे साथ जुड़ी हुई है रुचि जी हम समझ रहे हैं और आपके जज्बे को सलाम करते हैं, जिस तरह से आप काफी डट कर और आप सामने आए, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं और आपके दर्द को हम समझ रहे हैं कि आप अभी किस दर्द से गुजर रही हैं। हम समझ सकते हैं रुचि जी, और ये बिल्कुल, और मैं यही कहूंगी कि ये जो डॉक्टर हैं, ये जो कंपाउंडर हैं और ये जो पूरे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, आए दिन कोई ना कोई महिला इसकी शिकार हो रही है। कब सुधरेगा ये सिस्टम? सरकार, नीतीश जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, हम डीटीवी भारत भी आपसे सवाल कर रहा है और ये महिला भी आपसे सवाल कर रही है कि आखिर कब सुधरेगा ये सिस्टम? रुचि जी
ये क्या हो रहा है? हम आपके साथ बहुत बहुत खराब हुआ जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि आपके दर्द को मैं बयां नहीं कर सकती। आप अभी किस घड़ी से गुजर रही हैं, बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए, और ऐसे में आप सामने आई, आपने डीटीवी भारत के सामने अपने दर्द को रखा, और डीटीवी भारत पूरी कोशिश करेगा कि आपको न्याय मिले और आपके पति को भी न्याय मिले। फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑक्सीजन की भी कमी थी आपके पति को, भागलपुर के अस्पताल में वो भर्ती थे, उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो उसमें भी लापरवाही देखने को मिली? नहीं, भागलपुर में मैम जब हम लोग लोकल में थे तो लोकल के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, किसी को मैं गलत ब्लेम नहीं करूंगी। सुमित चौहान सर, मैं बार बार नाम मेंशन कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे थे, कुछ स्टाफ भी बहुत अच्छे थे। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा ना कि मैं ना सरकार को ब्लेम कर सकती, ना मैं हॉस्पिटल के ओनर को। हॉस्पिटल का ओनर मैम हर वार्ड में जाके नहीं देख सकता, राइट? वो तो जो स्टाफ है वो देखेंगे वहाँ पे, है ना? नीतीश कुमार जाके वहाँ नहीं देख सकते मैम, आप समझना मेरी बात को, मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, और हम भी ये कहते हैं, बिल्कुल रुचि जी, सही जगह जी बिल्कुल, मैं भी, हम लोग ये बात कह रहे हैं, डीटीवी भारत भी लगातार ये बात कहता है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, कुछ डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोगों की, मरीजों की जान जा रही है। हाँ, लोकल में मैम अचानक से एक रात मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ पे बाईपास नहीं था, वो उस हॉस्पिटल का है, उनके पास नहीं था, बाईपास कोई नहीं है, उन्होंने मायागंज रेफर किया हमें। जब हम मायागंज में गए मैम, मायागंज की ऐसी हालत थी मैम, ऐसी हालत थी, एक रूम में, एक आईसीयू के रूम में 4 बेड था, और मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड में मैम 6 से 7 घंटे या 8 घंटे के बीच में 4 लोग पड़े मैम, ऑक्सीजन की कमी से 4 लोग। एक अंदर चिल्लाते रहे, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, कोई नहीं सुनता था मैम, कोई नहीं सुनता था। हमारे सामने वाले कमरे में ही, जिस रूम में हम थे, हमारे सामने वाले कमरे में ही सिस्टर और डॉक्टर्स का रूम था। जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स होते थे वो लोग क्या करते थे, लाइट ऑफ करके बेड लगा लेते थे, फोल्डिंग वाला बेड, और लेट के आराम से दरवाजा बंद करके मूवी देखते थे, गाना सुनते थे। और जब हम जाते थे उन्हें बुलाने, तो चिल्ला के हमें कहते थे, कोरोना पेशेंट को दूर होके रहो, तुम लोग क्या चाहते हो कि रात भर हम जगे रहे, हम तुम्हारे साथ रहे ना, ऊपर क्या? और हमें भगा देते थे। वो अंकल मैम इतना चिल्लाए कि चिल्लाते चिल्लाते खाते खाते वो बेड से गिर गए, उनका सर फट गया, पूरे रूम में ब्लड हो गया मैम। उसके 2 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। हम लोगों को लगा क्या हो गया पता नहीं, एकदम सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। और उसके थोड़ी देर पहले उन्हें वो बाईपास माफ लगा था जी, उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी, पूरे लिप्स पे लेयरिंग होने लगा, और वो लॉस हो गए बिल्कुल, कुछ से कुछ बोलने लगे। उनके भैया साथ में थे, मेरी दीदी और जीजा जी साथ में थे, अपने भैया को बोलने लगे मेरे बारे में, रुचि का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, ऐसे वैसे। मतलब एक होता है ना कि वो लास्ट मोमेंट वाली फीलिंग, वो उनको आने लगी। तब अचानक से मेरा ध्यान गया, मेरी बहन का, हम लोगों ने बोला कि मास्क तो ठीक है ना, वो दौड़ के मेरी सिस्टर 5 बार गई मैम, 5 बार भगाया गया, 6ठी बार में फिर मैं गई और मेरी सिस्टर गई, तब जाके डॉक्टर आया। तो क्या देखता है मैम, आप मास्क लगा दिया आपने, आप उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डालोगे ना, वो लोग ऑक्सीजन का सप्लाई ही डालना भूल गए थे मैम। अगर हम उस समय नहीं जाते ना, मायागंज में ही मेरे हस्बैंड खत्म हो जाते मैम। आप सोचो लापरवाही मैम, कि ऑक्सीजन का पाइप डालना वो भूल गए, जिससे जिंदा रखना है पेशेंट को। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा सुनिए, स्वास्थ्य मंत्री जी जरा आप इनके दर्द को सुनिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी पे ही सवालिया निशान खड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रदेश में डॉक्टर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। आखिर कब कार्रवाई करेंगे? कितने लोगों की जान जाएगी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से? कोरोना का कहर अलग है, डॉक्टरों की लापरवाही अलग है। सुन रहे हैं आप सुन रहे होंगे, तो जरा सुनिए इस महिला के दर्द को, किस तरह से सलूक किया गया महिला के परिजनों के साथ। हॉस्पिटल से भी, लोकल हॉस्पिटल से भी खराब कंडीशन। लोकल में एटलीस्ट पुलिस चौहान सर जब आते थे ना, तो सबको डांटते थे वो प्रॉपर मैम, सारे नर्स को और कंपाउंडर्स को, कि तुम लोग ध्यान नहीं रखते हो जी, मुझे मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। लेकिन जब मायागंज में हम गए, मायागंज में जब वो हो गया ना मैम, आप सोचो कि आपके पेशेंट के साथ वैसा हालत हो जाएगा, उतनी बड़ी लापरवाही, आप पेशेंट को छोड़ के निकलना चाहोगे कोविड वार्ड से? मैंने बोला कि सर मुझे रुकने दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि धक्का मार के निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से, धक्का मार के निकाल दूंगा तुम्हें वहाँ से। ये बात आपसे वहाँ के डॉक्टर ने कही? ये बात आपसे मायागंज अस्पताल के डॉक्टर ने कही? नहीं, डॉक्टर नहीं थे वो, कोई वो अटेंडेंट सब नहीं होते हैं, वो थे मैम। उन्होंने आपसे कहा कि धक्के मार के मैं आपको बाहर निकाल दूंगा?
हाँ, धक्के मार के मैं बाहर निकाल, मुझे दूसरा रास्ता भी आता है, मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने पॉटी की हुई है, मुझे क्लीन कर लेने दीजिए। कोई नहीं करता मैम, 6-6 घंटे यूरिन पास किए हुए हैं, पॉटी किए हुए हैं सीट पे, और पूरे पीठ पे घाव हो गया था इंफेक्शन से मैम। कोई साफ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। मैंने बोला मुझे कर लेने दीजिए, तो कह रहे हैं कि जाओ, टोम आएगा वो करेगा। तो कौन होती हो करने वाली? रुचि जी आपके साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई, तो क्या आपने इसका कहीं शिकायत इसकी कहीं की? क्या आपने वहां के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? कुछ भी ऐसा किया आपने? मैंने बहुत कुछ किया मैम। नहीं, मैंने लोकल में नहीं बोला मैम। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड लोकल से मायागंज रेफर हुए ना, मेरी मदर लोकल नहीं थी मैम। मैं डरी हुई थी, मैं खुल के कह रही हूँ, मैं डरी हुई थी, मैं नहीं कंप्लेन कर पाई लोकल। बिल्कुल वाजिब है, ये डर वाजिब है रुचि जी। ये लोग कुछ कर देंगे, हम समझ रहे हैं रुचि जी, और आपका डर बिल्कुल वाजिब था। एक माँ और एक पति दोनों अस्पताल में भर्ती है, कोरोना के इस संक्रमण से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मरीज का ऐसा परिजन जो खुद डरा हुआ है, परेशान है, और दूसरी तरफ डॉक्टरों की ज्यादती, डॉक्टरों की बदसलूकी। और डीटीवी, रुचि जी, डीटीवी भारत पूरी कोशिश करेगा कि आपके इस दर्द को सरकार तक, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाया जाए, और हम पूरी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी जरा सुनिए, जरा देखिए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में, जरा इस महिला के दर्द को समझिए, सुनिए क्या कह रही है, तस्वीरें देखिए क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। आखिर कब लगाम लगाएंगे आप इस पे? आखिर कब कार्यवाही करेंगे? और आखिर कब तक आपके डॉक्टरों की कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे डॉक्टर फर्जी होते हैं, सारे डॉक्टरों की लापरवाही होती है, इन्होंने खुद भी कहा। नहीं मैम, जी एक सेकंड बस मैं बोलना चाहती हूँ, एक सेकंड जी। मैंने आप खुद अभी ये बात कह रहे हो ना, मैंने शुरू में भी कहा था ना, बिल्कुल, ना मैं सीएम को दोस्त दूंगी, सीएम हॉस्पिटल बनवाएंगे, ना मैं हॉस्पिटल के ओनर को दोस्त दूंगी, ओनर हॉस्पिटल बना के स्टाफ को, वहाँ के स्टाफ, कुछ स्टाफ बहुत नहीं। मैं जब यहाँ राजेश्वर में आई मैम, राजेश्वर में एक धर्मेंद्र सर है, इतने हेल्पफुल है मैम, इतने हेल्पफुल है, उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है। मुझे उनसे इतना ट्रस्ट हो गया था ना, उनको मैं कहती थी सर आप छू देते हो ना तो ये ठीक हो जाते हैं। जब मैं राजेश्वर में आई ना मैम, एम्बुलेंस तो मैं भागलपुर से राजेश्वर आई, जब मायागंज का हमने हालत देखा, तो जब मैं राजेश्वर आई वहाँ पे 6 से 7 घंटा मेरे हस्बैंड वही पॉटी सोफे पे सोए रहे मैम। उसके बाद मैं जाके बहुत हल्ला की कि प्लीज जल्दी इनको क्लीन करवाइए। पेशेंट का सबसे पहला है ना क्लीन करना, साफ सफाई रखना। उसके बाद उन्होंने जब मैंने बहुत बोला तब उन्होंने किया। उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद मैंने जब देखा तो उनका 37-38 ऑक्सीजन लेवल पहुंच चुका था जी। तब मैंने मेरे जेठ थे साथ में और मेरे जिया जी थे, मैंने बोला एक बार मुझे जाने दो, मेरा बाबू मुझे देखेगा तो ठीक हो जाएगा। वो मुझे इशारे से बुलाता था मैम, आईसीयू की गेट पे इशारे से। मैं जब गई ना मैम, सबको आश्चर्य हुआ। मैं जब गई तो उसका 37 था, और जब मैं निकली ना तो मैं 74 ऑक्सीजन लेवल करके निकली। हौसला रखिए रुचि जी, और आपको न्याय जरूर मिलेगा, और बिल्कुल न्याय मिलेगा आपको। और जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये नहीं बचेगा, ये बचने वाला नहीं है। और 30 दिन बाद उसी डॉक्टर ने कहा सचुड क्या किया तुमने कि ये इतना ठीक हो गया, ये ऐसा फाइट दिया है ये लड़का, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मैम 1.5 घंटा ऑक्सीजन ब्लॉक रहता था, 1.5 घंटा पाइपलाइन में ऑक्सीजन नहीं रहता था। कितने पेशेंट हमारे सामने बड़े हैं मैम, कितने पेशेंट। और ये लोग क्या करते थे ना, बाद में हम लोगों को पता चला ये लोग जानबूझ के मैम किल्लत करते थे, और हम लोग फिर हॉस्पिटल का ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते थे। बिल्कुल रुचि जी, बिल्कुल आपको न्याय भी मिलेगा, और आपके दर्द को हम सरकार के सामने रख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रख रहे हैं कि चंद डॉक्टरों की वजह से आप देखिए क्या हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी, डीटीवी भारत से खास बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हमने आपको दर्द सुनाया, किस तरह से एक महिला के दर्द को सुनिए जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है। कुछ डॉक्टर तो धरती का भगवान है, लेकिन कुछ डॉक्टर हैवान बन चुके हैं, और ऐसे हैवान बन चुके हैं कि अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए। एक तरफ कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ इन डॉक्टरों की हैवानियत मरीजों की जान ले रही है। आखिर कब सुधरेगा ये सिस्टम? स्वास्थ्य मंत्री जी, डीटीवी भारत आपसे सवाल कर रहा है, आखिर कब होगी ऐसे डॉक्टरों पे कार्यवाही? और इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हम अपने संवाददाता सनी के साथ जुड़े हैं। सनी,
ये आपने भी सुना किस तरह से महिला ने अपने दर्द को बयां किया। डॉक्टर की कुछ डॉक्टर की वजह से, कुछ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हो रही है और कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो संक्रमण के शिकार भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। और हम चाहेंगे सनी कि आप इस पूरे जो भी पूरा मामला है इस पे आप फॉलो अप लेते रहें और बिल्कुल हम ये भी चाहेंगे कि इस महिला को न्याय मिले। सनी। जी सर, मैं आपको बता दूं कि हम सीधे तौर पे यही कहना चाहेंगे कि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है अब पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। यूं तो आमतौर पर धारणा है कि जो लोग सरकारी अस्पताल में काम करते हैं जी, जो लोग सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं उनका इलाज सही तरीके से नहीं होता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है क्योंकि निजी अस्पताल में जो दैत्य बैठे हुए हैं आपसे मोटी रकम भी लेते हैं और आपके परिजन की जान भी नहीं बचाते। उसी के शिकार जो है रुचि रोशन हुई है, जिनके पति जो है 3 दिन पहले गुजर गए हैं और उनकी जो सास वह भी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाई कि आप हमारे पति का ध्यान रखें, सही तरीके से गाइडेंस करिए, तो ऐसे मुझे कहा गया कि हम क्या कोरोना के चक्कर में पड़े रहे, यानी कि पैसे किस बात की लेते हैं। बिल्कुल सनी, बिल्कुल यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। और स्वास्थ्य विभाग की सच में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। चंद डॉक्टरों की वजह से लोगों की जान जा रही है और आखिर सिस्टम कब सुधरेगा। लगातार डीटीवी भारत आपसे सवाल कर रहा है और हमारे सहयोगी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और इस पूरे खबर पे आपने समीक्षा की, इस पूरे खबर की जानकारी ली। आप इस पे अपडेट लेते रहिए और डीटीवी भारत फिर से एक बार आपको कह रहा है, जरा सुनिए सरकार, आखिर क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। आखिर डॉक्टर की लापरवाही के शिकार कब तक ये मासूम मरीज बनेंगे? आखिर कब तक मरीजों की जान डॉक्टरों की लापरवाही, आपके डॉक्टरों की लापरवाही से जाएगी? आखिर कब आप इस पर लगाम लगा सकेंगे? कोरोना पर लगाम तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर आखिर कब तक आप लगाम लगाएंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम इजाजत चाहेंगे और एक बार फिर से आपसे यही कहेंगे कि आप भी नियमों का पालन करें और सरकार, आप कोरोना पर तो लगाम लगा ही रहे हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टरों पर भी लगाम जरूर लगाएं। नमस्कार।